अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास 3-4 स्टोरीज़ हैं इंटरनेशनल। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के सदर जो चाइना गए हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या गंदबाजी की है। सेकंड, फिर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस फ्रांस गए हैं। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन है, इस पे एक छोटी सी अपडेट है। और इसके अलावा एक सवाल है एक दोस्त का, वो आपके सामने रखूँगा। अब आते हैं सवाल की तरफ। एक दोस्त ने सवाल किया है कि काइंडली थिंक अबाउट माय आइडिया टू रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वाई इंडिया, रशिया एंड चाइना कैन नॉट मेक ए यूनियन लाइक यूरोपियन यूनियन। के एक इंडिया, चाइना, रशिया एक यूरोपियन यूनियन के हिसाब की एक अलायंस बनाएं जिसमें बिजनेस और करेंसी एक यूरो जैसी हो और ये सब चीज़ें हों। इससे रशिया, इंडिया और चाइना के फ्यूल, फूड, फर्टिलाइज़र, हथियार, आबादी, पॉपुलेशन, इन सब के मसले हल हो जाएंगे। यूरोप ने 300 साल तक एक दूसरे से जंग की, लेकिन फिर इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो बनाया और ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए। तो इंडिया, चाइना, रशिया क्यों नहीं कर सकते? देखें, बात दरअसल ये है कि सारे प्रॉब्लम कभी भी कहीं भी हल नहीं होते। रहती दुनिया तक प्रॉब्लम रहेंगे, शुरू से ही प्रॉब्लम चले आते रहें। आपका जो आइडिया है वो जाहिर है एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ब्रिक्स इसकी एक बुनियाद बनी है। अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क ब्राज़ील, और ये 3 एशियन कंट्रीज़ रशिया, चाइना, इंडिया का ब्रिक्स बना है। ब्रिक्स बहुत तेज़ी से इम्पोर्टेंस हासिल करता जा रहा है। ब्रिक्स का जीडीपी G7 के 7 कंट्रीज़ जो दुनिया के ग्रेटेस्ट 7 कंट्रीज़ कहलाते थे, उनके जीडीपी से काफ़ी आगे जा चुका है। और जिस हिसाब से ये तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, नो डाउट कि इसमें तेज़ी आ रही है। और ये अगर चल पड़ा, जिसको कि नहीं चलने दिया जाएगा अमेरिका और वेस्ट की तरफ से, लेकिन फ्रांस ने अप्लाई की है ब्रिक्स की मेंबरशिप ऑफिशियली। इसी तरह इजिप्ट ने भी अप्लाई की है। तो मैं समझता हूँ कि इसके एक्सटेंशन में ब्रिक्स में नए मेंबर्स लाने में बड़ी एहतियात करनी होगी। कि आपको ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ कभी सो जाता है, कभी कहाँ, एक रखेल की तरह सब जगह, लेकिन बीवी वो आफ्टर ऑल अमेरिका की है। तो आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। इसी तरह इजिप्ट भी अमेरिका के तुम छुल्ला है। आपको इजिप्ट की डेमोक्रेसी पे कभी किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने बोलता नज़र आया? भारत की इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर ये बोलते हैं। कभी आपने सुना इजिप्ट में जमात इस्लामी यानी इख्वानुल मुस्लिमीन का मोहम्मद मरसी जीत के आया था, उसको हटाया। मरसी आर्मी चीफ था, मरसी ने उसको हटाया और जेल में डाला, और वो जेल में ही मर गया। मैं मोहम्मद मरसी को पसंद कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम था, और एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम मीन्स कि और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम के लिए सिर्फ मुसलमान ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कचरा है। तो मैं उनको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन बात अगर डेमोक्रेसी की है, मोहम्मद मरसी जीत के आया था, एक आर्मी चीफ ने उसको हटा के कब्ज़ा कर लिया, और ये जनरल सीसी है, अब ये उस वक्त से कब्जा करके आया है। अब उसने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला के खुद को सदर बनाया है, लाइफ टाइम बन रहेगा सदर, और सारी पावर्स इसके पास हैं। कभी आपने सुना है कि किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने, USICRIF, पता नहीं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस भारत की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं? कभी आपने सुना? इसलिए कि अमेरिका का दुम छल्ला है। तो इजिप्ट को लेने का कोई सेंस नहीं बनता। फ्रांस मेरा मुल्क है, मुझे बहुत प्यार है फ्रांस से, नो डाउट अबाउट इट, और फ्रांस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ये है कि लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि ब्रिक्स में यूरोप, अमेरिका के कोई कंट्रीज आए। हैविंग सेड दैट, तो खैर आपके सवाल के मुताबिक आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें एक चाइना है ना भाई। चाइना के डिज़ाइन ही कुछ और हैं।
चाइना के डिज़ाइंस टोटली अलग हैं। वो उस हिसाब से चलता है जो आज से 125 साल पहले अमेरिका में जब इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया था, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया पे अपना इम्पीरियलिज्म सोच के साथ कब्जा किया है ना, कब्जा पूरी दुनिया पे। अब तो खैर ज़रा मामला पिछले 10-15 साल से कमज़ोर हुआ है अमेरिका, और दूसरे लोग मुल्क बड़े हो रहे हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले तक पूरी दुनिया में धनधनाता फिरता था, जहां मर्जी आई हमला कर दिया, कोई रोक सकता था? किसी ने रोका? आज चाइना उसी तरीके पे चलना शुरू कर दिया है। आगे हमें डर है कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा भयानक साबित होगा। जिस हिसाब से वो पहले तो इसने इतना पैसा जमा कर लिया अपनी इकोनॉमी को इस हद तक कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को भेज दिया, पूरी दुनिया में सामान भेज के सब कुछ ट्रेड रिलेशनशिप करके, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अपना रिजर्व जमा कर लिया। अब इतना पैसा है, अब गरीब मुल्कों को पैसे दे के वहाँ पे फौजी अड्डे बना रहा है, वहाँ के एसेट्स उनके गिरवी रख रहा है ताकि उसकी हिफाजत के साथ बहाने से फौज जाए। फिर दुनिया में अब जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, 3 बड़े सेक्टर्स अगर आप देखें ना जो कि एमर्जिंग है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट आप कहेंगे इमर्जिंग नहीं है, दुबई सऊदी अरब तो इतने तरक्की याफ्ता है, इंडस्ट्रियल नहीं है ये तेल की दौलत पे चले हैं। बाकी इराक ले लें, लीबिया ले लें, सऊदीया ले लें, कतर, इमारात वगैरह, ये सब तेल के बुनियाद पे चले हैं, इनका कोई इंडस्ट्रियल वो नहीं है। अब वो हो रहा है, अब ये इमर्ज कर रही हैं एक ग्लोबल पावर के तौर पे। तो इन तीनों सेक्टर्स में चाइना ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। अब पहले हम चाइना की करंट जो अरब की तरफ है उसकी तरफ हम बात करें ना अगर, तो देखें सऊदी अरब ईरान का मसला हल कराया, कई चीज़ें की। मैं इस वक्त आपको इसमें सिर्फ एक इशू की तरफ ला रहा हूँ कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास चाइना के दौरे पे गए, उनको किसी बड़ी सुपर पावर के हेड ऑफ स्टेट के तौर पे स्वागत किया गया, ऐसा रिसेप्शन हर जगह, जी जिनपिंग साथ साथ उसके चल रहा था। भाई हमारा पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर जाता है ना भिखारियों का, तो जी जिनपिंग एक मीटिंग करता है अपने महल में, उसको बुला कर 1-1.5 घंटा मीटिंग करता है। लेकिन इनका तो, हालांकि भिखारी तो फ़लस्तीन भी हैं, टेररिज्म अगर इधर भी है तो पाकिस्तान में तो फ़लस्तीन में भी है, लेकिन यहाँ डिज़ाइन नज़र आ रही है। और महमूद अब्बास फ़लस्तीन के जो लीडर हैं, जो पूरी उम्मा को चैलेंज करते हैं कि मुसलमान फ़लस्तीनियों पे इसराइल जुल्म कर रहा है। वो कह रहे हैं कि उगर मुसलमानों के साथ जो चाइना कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि वो अपने मुल्क में टेररिज्म को रोक रहा है, एक्सट्रीमिज़म को रोक रहा है। ये कौन कह रहा है? फ़लस्तीन का सदर, जो इस्लाम के नाम पे आए दिन इसराइल पे हमले करता है, जिसने कई हवाई जहाज़ अगवा किए हैं, जिसने कई टेररिस्ट के अटैक किए हैं। उगर का कोई एक वाक़या निकाल कर दिखा दें मुझे आप। उगर के ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, कभी चाइना में उगर वालों ने कोई बम धमाका तो छोड़े, किसी को गोली मारी है? इसके बारे में ये कह रहे हैं कि चाइना ठीक कर रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा उगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में 10 साल से रखा हुआ है चाइना ने, 10 साल से। वहाँ नाम बच्चा पैदा होता है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, वहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते, रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकते, सूअर खिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती शराबें पिलाई जा रही हैं, और जिनको कैंपों में बंद किया है उनकी बीवियों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सोने के लिए जाते हैं। पूरा उगर की नस्ल ही चेंज करने पे लगा हुआ है। इससे ज़्यादा भयानक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो नहीं सकता। महमूद अब्बास कह रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। अब तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी इंडियन लोगों को कि वो फ़लस्तीन के लिए मर रहे हैं, और शर्म तो वैसे ही पूरी उम्मा को आनी चाहिए कि जो आज तक चाइना में होने वाले उगर मुसलमानों पे जुल्म पे आवाज़ नहीं उठाते, फ़लस्तीन के लिए उठाते हैं। क्यों भाई? फ़लस्तीन इतना सा एक गांव होता था आज से 3-4 हज़ार साल पहले, इतनी बड़ी किंगडम ऑफ यूडा थी, इतनी बड़ी किंगडम ऑफ इज़राइल थी। आपका अपना कुरान कहता है, आपकी अपनी बाइबल कहती है
एक भी मुसलमान नबी नहीं आया। प्रॉफिट मोहम्मद भी 40 साल की उम्र में जाके मुसलमान इस्लाम लाए हैं तो मुसलमान हुए। एक भी, सारे यहूदी थे। जीसस भी यहूदी था। तो इजराइल उनका कंट्री है हजारों साल से। अगर मुगलों ने या किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हिंदुओं का देश नहीं, वो हिंदुओं का ही देश है। इसी तरह इजराइल यहूदियों का देश है, वो जमीन यहूदियों की है। यरूशलेम में आपकी एक मस्जिद अक्सा है खाली, पूरा यहूदियों की इबादत गाहे हैं वहां पे। उसके बाद अगर किसी ने की है तो ये जीसस की है, क्रिश्चियनों की। मुसलमानों की तो एक मस्जिद है खाली। इस्लाम आने तक तो उनका उसका मतलब मजहब था ही नहीं वहां पे। इस्लाम कहीं भी नहीं था, वहां पे क्या कहीं भी नहीं था। ये तो हजरत उमर के ज़माने में आपने जाके वहां पे फतह हासिल की तो आपने तो फतह ईरान, सीरिया, रोम तक जाके चले के बैठ गए थे ना आप। तो इजराइल यहूदियों की ज़मीन है। वहां पे एक गांव होता था फ़लस्तीन, जिनको कनान कहते थे। कुरान में भी उनका नाम कनान है, फ़लस्तीन कहीं नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के पास था ना जब ये इलाका, तो उन्होंने इसको फ़लस्तीन प्रोविंस का नाम दिया था। या एक जैसे इंडिया में भी आपने देखा है कि जब मुग़लों का, अंग्रेज़ों का कई जगहों पे कब्ज़ा था तो वहाँ पे उन्होंने कई राज्यों को आज़ाद रियासत के तौर पे इजाज़त दी थी कि हमारे अंडर में रहोगे लेकिन आप अलग एक स्टेट हो, आप अपने स्टेट के मामला चलाओ। जैसे कश्मीर था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी ना, इंग्लैंड के कंट्रोल में थे लेकिन आज़ाद रियासत, वहाँ का महाराजा होता था, वहाँ का सब कुछ होता था। वैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने ईस्ट तुर्किस्तान में एक आज़ाद हिसाब किताब दिया हुआ था, ऐसे ही इन्होंने फ़लस्तीन में दिया हुआ था। यहूदियों को तो भगा दिया था ना सबको, तो आपने उसको फ़लस्तीन नाम दे दिया था। आज सिक्के दिखा रहे हैं कि देखो आज से 100 साल पहले वो फ़लस्तीन था, तो था ना भाई, हम मानते हैं ना। इसलिए ऑटोमन एम्पायर ने उसको फ़लस्तीन का नाम दे दिया था। लेकिन आप ये देखें कि उन ऑटोमन एम्पायर के ज़माने के सिक्के जो फ़लस्तीन नाम से, दौलत अल फ़लस्तीन के नाम से बने हैं, उसमें यहूदी इब्रानी ज़बान में भी लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज फ़लस्तीन कह रहा है मुझे पूरा वो दे दो, उसके लिए टेररिज्म कर रहा है तो गलत है, तो सही है। लेकिन ईस्ट तुर्किस्तान एक आज़ाद रियासत थी ऑटोमन एम्पायर में, जैसे फ़लस्तीन था ऐसे ईस्ट तुर्किस्तान था। उसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया है, नाजायज़ कब्जा किया है, वो गलत। उनको सुधारा जा रहा है, महमूद अब्बास कह रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, फ़लस्तीनियों की मैं क्या आपको हिस्ट्री बताऊं। मैंने दुनिया में इतने सेल्फिश लोग कम ही देखे जो फ़लस्तीनी हैं। मैंने अपने ज़िंदगी के कई साल फ़लस्तीनियों के साथ रहा हूँ। सऊदी अरब में, मैं दुबई में कई बार, मैं अपने सैटरडे के लाइव प्रोग्राम में उसमें डिटेल में बताया है कि मेरा कितना ताल्लुक़ रहा है फ़लस्तीनियों से। बड़ी सेल्फिश कौम है। खैर, तो ये महमूद अब्बास का है। थोड़ा इंडिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान इस पर गौर करें ना। क्या आपके दिल में इतना दर्द होता है फ़लस्तीनियों के लिए, उगर के लिए क्यों नहीं होता भाई। हैविंग सेड दैट, अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस आए हैं। फ्रांस में इनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऐसे उसके साथ मिले हैं जैसे कई सालों बाद कोई अपने बिछड़े हुए भाई से मिलता है। मोहम्मद बिन सलमान की हर जगह आवभगत होती है। वजह यह है कि दुनिया के कई देश हैं जिनके पास बड़ा पैसा है। जैसे ये इंग्लैंड है, ठीक है, इकोनॉमी तबाह है, सब कुछ है। इनके गोल्ड रिजर्व के कमरे में आप जाएं तो आप पागल हो जाएंगे। इतना गोल्ड है इनके पास, इतना पैसा है। लेकिन मसला ये है कि इनके पास खुला पैसा नहीं है। एक आदमी होता है, बिजनेसमैन है, उसके पास कह लें 1000 करोड़ रुपया, लेकिन 1000 करोड़ बिजनेस में लगा हुआ है, खुला पैसा नहीं है।
सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है और खुला पैसा है। पूरी दुनिया के लोग 70s में मेरे फादर बताते थे कि पूरी दुनिया के बैंकर्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट आते थे सऊदी अरब में, स्टेट बैंक में। मेरे फादर के बॉस शेख अहमद अब्दुल लतीफ़, गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त, सामा, सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी, वो वाइस डेप्यूटी गवर्नर थे सामा के, मेरे फादर के बॉस। लेकिन सारा एक्ट उनका ही था। जो गवर्नर था वो खाली एक सेरेमोनियल होता है, तो जैसे प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, लेकिन सारा काम ये शेख अहमद अब्दुल लतीफ़ करते थे। तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा लेने आते थे कि हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ करें, क्योंकि खुला ढुल्ला पैसा है इनके पास, आज भी है, बहुत पैसा है। जहाँ जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान की आवभगत होती है कि शायद हमारे एयरबस हवाई जहाज़ खरीद ले, 50 एयरबस हवाई। अब सऊदी अरब ने एक रियाद एयरलाइन के नाम से एक नई एयरलाइन भी शुरू की है। तो बोइंग अमेरिका की है, एयरबस फ्रांस की है। ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो हवाई जहाज़ पैसेंजर एयरलाइन बनाती हैं। जो वो सबकी कोशिश होती है कि हमारे से लें। अभी इंडिया की एयर इंडिया ने जो ख़रीदे हैं तो दोनों से ख़रीदे 250-250। तो अब सऊदी अरब गया है फ्रांस, तो वहाँ पे कोशिश होगी कि हमारे एयरबस 50 ख़रीद लो, हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट करो, वगैरह वगैरह। तो सऊदी अरब के आवभगत हो रही है। सऊदी अरब इस वक्त साफ साफ खुला खुला चल रहा है। सऊदी अरब कहता है कि हम अब डिक्टेशन वगैरह में नहीं में जाएंगे। अभी सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान, जो कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, ने कहा है कि सऊदी अरब के शहर कैपिटल रियाज में चीन और सऊदी अरब की मीटिंग हुई है। इस पे वेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा शक और शुबा का इजहार करता है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। सऊदी अरब चीन के साथ आगे अपने कोऑपरेशन को जारी रखेगा। सऊदी अरब का तेल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई ख़रीदता है तो वो चाइना है। तो हमारा चाइना के साथ कांटेक्ट बनता है कि वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, और हमारे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है। अमेरिका को इसकी फ़िक्र है, अमेरिका बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करते। ये शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा, जो कि एनर्जी मिनिस्टर हैं। कॉन्फ्रेंस हुई, अरब चीन कॉन्फ्रेंस, उसमें दोनों तरफ के बारे में इनसे सवालात किए गए। काफ़ी सवाल शहज़ादा अब्दुल अजीज़ ने रिजेक्ट कर दिए, जवाब नहीं दिया। इस कॉन्फ्रेंस में जो रियाद में हुई थी, इसमें चाइना के कई इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स आए थे, और उसी कॉन्फ्रेंस के 3-4 दिन पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन सऊदी अरब होके गए थे। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको, जो दुनिया की तीसरी बड़ी कॉरपोरेट है, एप्पल है, फिर शायद अमेज़न है, फिर तीसरे नंबर पे आरामको है। $2 ट्रिलियन की कंपनी है। उसने मार्च के महीने में 2 बड़े डील किए थे। चीन में सऊदी अरब ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए कि चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा पेट्रोल का कस्टमर है। दिसंबर में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सऊदी अरब में गए थे, और इसका ये नतीजा है कि उसके बाद से सऊदी अरब और चीन में बहुत ज़्यादा, और चीन के प्रेसिडेंट ने दिसंबर में ज़ोर दिया था सऊदी अरब पे कि हम पेट्रोल आपसे जो ख़रीदते हैं उसकी पेमेंट चाइनीज़ करेंसी युआन में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। शहज़ादा अब्दुल अजीज़ ने कहा कि चीन अब बहुत ज़्यादा तेल की खपत बढ़ती जा रही है, इसलिए हम और ज़्यादा उसको तेल सप्लाई कर रहे हैं, और इसके लिए हमें कुछ तो चेंजेस करनी पड़ती हैं करेंसी के हवाले से। हम चीन के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे, हम कोऑपरेशन में जा रहे हैं।
सऊदी वजीर ऑफ इन्वेस्टमेंट खालिद अल फालेह ने कहा है कि अरबियन गल्फ है ना, इसमें तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और सिर्फ अब तेल के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमें दुनिया के सारे मुल्कों से अपने ताल्लुकात बढ़ाने होंगे। हम किसी एक मुल्क, नाम नहीं लिया लेकिन अमेरिका, हम किसी एक मुल्क पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो अजीज़ दोस्तों, ये चाइना के हवाले से अरब कंट्रीज़ में इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अभी फ़लस्तीन और सऊदी अरब के हवाले से आपको बताया। ईस्ट तुर्किस्तान, जिसको उगर कहते हैं और जिसको चाइना ने जिंगजियांग प्रोविंस का नाम दिया है, ईस्ट तुर्किस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल अमेरिका में है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं सलीह हुदैर। उन्होंने फ़लस्तीन के सदर के बयान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि आप किस हिसाब में कह रहे हैं कि उगर मसला ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए और इस तरह से आप अगर वो करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत वो है। हमने कभी फ़लस्तीन के मामले पे इस तरह से बात नहीं की है। अजीज़ दोस्तों, आखिर में ये है कि अमेरिका अब अपना मामला जो यूक्रेन में है उसको लपेटना चाह रहा है और अमेरिका अब चाहता है कि मामलात को लपेटा जाए और नेटो है ना और अमेरिका अब अपना वहाँ से समेटना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। हर तरफ टैंक तबाह पड़े हुए हैं, अमेरिकन और यूरोपियन हथियारों के वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं जो रशियंस उठा रहे हैं। और अमेरिका के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर राइटर ने कहा है कि नेटो के हथियार, अब हथियार ये तो नहीं है ना कि तलवार ली थोड़ी प्रैक्टिस की हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम हैं, काउंटर मिसाइल के सिस्टम हैं, इन सब की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। एक तरफ आपका मुल्क पूरा जंग में है, उसमें आप कैसे ट्रेनिंग दोगे? तो ये राइटर साहब कह रहे हैं जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं कि नेटो ने जो हथियार दिए हैं वो उल्टा गले पड़ गए हैं। आपको पोरस के हाथियों की कहानी याद ही होगी कि जब सिकंदर आज़म ने हमला किया था और पोरस के पास हाथी थे, और ऐसा कई हमने भारत की जंगों में देखा है कि हाथी की पुष्ट पर आग लगा दी, कुछ कर दिया, हाथी उल्टा अपने ही लश्कर को रौंदता हुआ चला जाता है। तो ये इसी तरह है, यूक्रेन के लोग इन हथियारों को चला नहीं सके, नतीजा ये निकला कि ये आसानी से टारगेट होते गए, क्योंकि सिर्फ हथियार, टैंक और ये सब चीज़ें लेके जाकर घुसना नहीं होता, उनकी सिक्योरिटी भी देखनी होती है, कैमोफ्लेज भी होता है, सब कुछ। तो इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें यूक्रेन में और बर्बादी की तरफ जा रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, रशिया ने 7-8 जुलाई तक बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन फिक्स करने थे, वो थोड़ा जल्दी हो गए। ऑलरेडी शुरू की जो खेप है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो बेलारूस पहुंच चुकी है और वो अब वहाँ पे फिक्स किए जा रहे हैं। और अमेरिका अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो अमेरिका ने तबाह की है ना, वो अब गले में पड़ रही है। दूसरा जो डैम तबाह किया, क्योंकि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन को उस हद तक लेके गया है कि यूक्रेन पूरा तबाह हो गया है। मतलब कोई सेंस ही नहीं था ना कि रशिया आपकी बॉर्डर पे बैठा है, यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, आप किस हद तक उसको बचाओगे? आप वही चीज़ अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान में एक इनको एडवांटेज था कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था, मुस्लिम जिहादी माइंडसेट के सारे पहुंच गए थे ना। फिर अफगान खुद एक लड़ाका कौम रही है, तो वो लड़ते रहे, लेकिन आफ्टर ऑल आज का अफगानिस्तान, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका और रशिया से जीता है? तबाह हाल है, सोसाइटी भी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह, इकोनॉमी भी तबाह, हर चीज़। वही चीज़ अब यूक्रेन के साथ किया। अमेरिका क्या है, अपनी दुकान बंद की, चल भाई चलता है, जैसे अफगानिस्तान से निकल लिए, चलो भाई। यह अफगानियों की हमदर्दी थी अमेरिका की, अफगानों के लिए आया था क्या? अपने पॉलिटिकल डिज़ाइंस थे। यही चीज़ यूक्रेन में हो रही है। हम शुरू से ये कहते आए हैं,
अब यूरोप में इस पर आवाज़ उठ रही है, आम आदमी की समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये एक ज़बरदस्ती की जंग थी, ये सोच के कि हम रशिया को इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली तबाह कर देंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई पूरा नेटो, 40 कंट्रीज का नेटो, पूरे नेटो के पास इतने एटम बम नहीं जितना अकेले रशिया के पास हैं, और आपसे ज़्यादा भारी हैं। फिर साथ में चाइना बैठा हुआ है भाई, तबाह कर दिया। अजीज़ दोस्तों, लंबी हो गई, सॉरी अगेन वीडियो। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।